हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धनंजय चौहान। एग्रीकोर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, जिसका चैप्टर नंबर 5 है प्लांट प्रोटेक्शन। ये चैप्टर आपकी क्लास 12th बोर्ड में 2 मार्क्स का इससे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो इससे हमें ज़्यादा लेंदी आंसर्स जो हैं वो तैयार नहीं करना है। हमें ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सिर्फ जो छोटे छोटे आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, वो इससे प्रिपेयर करना है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट प्रोटेक्शन पढ़ते वक्त सबसे पहले हमारे माइंड में जो क्वेश्चन उठता है वह यही उठता है कि भाई प्लांट प्रोटेक्शन जो है वो क्या है, व्हाट इज प्लांट प्रोटेक्शन। तो आपको सभी को मालूम है प्लांट मतलब होता है पौधे और प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा करना, अर्थात पौधों की सुरक्षा करना ही प्लांट प्रोटेक्शन कहलाता है। अब पौधों को सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है या किस चीज से हमें पौधों की सुरक्षा करना है, किससे प्लांट को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो आपको सभी को पता है हमारे जो यूजफुल प्लांट्स होते हैं, क्रॉप प्लांट्स होते हैं, उनको कई बार इंसेक्ट लग जाते हैं हार्मफुल, जो उनके ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसके साथ साथ कई बार जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेरियस टाइप्स की डिसीज जो होती है वो लग जाती है और उन डिसीज से हम कह सकते हैं प्लांट की जो हेल्थ होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। इसके साथ साथ जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो भी हमारी प्लांट पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो जितने भी हम कह सकते हैं जो हमारे पेस्ट होते हैं या फिर हम कह सकते हैं हार्मफुल इंसेक्ट, डिसीज या फिर कोई वीड हो, उससे ही हमको पौधों की क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है, और उसी के बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं फर्स्ट स्लाइड लगा देता हूं। तो पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार मैं आपको पढ़ देता हूं और फिर आपको इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमने इसमें लिखा है Plant protection is a branch of agriculture science which deals with the ways of prevention of crops from disease, harmful insect and weeds to enhance the crop production। अर्थात पौध संरक्षण या पादप संरक्षण कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों की हार्मफुल कीटों से, हार्मफुल जो हानिकारक कीट होते हैं उनसे, हानिकारक रोगों से एवं खरपतवारों से सुरक्षा करते हैं, जिससे फसल उत्पादन अधिक प्राप्त हो। उसी को हम क्या कह सकते हैं, पौध संरक्षण कह सकते हैं। तो फिर से सुन लीजिए आप, पौध संरक्षण कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से हम पौधों की हानिकारक कीटों से, रोगों से एवं खरपतवारों से सुरक्षा करते हैं, पौध संरक्षण कहलाता है। तो प्लांट प्रोटेक्शन क्या है, एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है और इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, उन तरीकों की स्टडी करते हैं जिससे हम पौधों को हार्मफुल इंसेक्ट से, डिसीजेस से और वीड से बचा सकें। उसी को हम क्या कहते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन कहते हैं। तो 2 मार्क में ये डेफिनेशन आपकी आ सकती है, आपको समझ में ये आ गई होगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राइट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। जो पौध संरक्षण होता है या प्लांट प्रोटेक्शन होता है, इसके कोई 2 महत्व बताइए कि भाई हम जो प्लांट प्रोटेक्शन कर रहे हैं हमारे प्लांट के लिए, हम जो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं भाई वो एक्चुअली में हम क्यों कर रहे हैं, उससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा या क्या लाभ मिलेगा, तो उसके हमें इंपॉर्टेंस बताना है। तो प्लांट प्रोटेक्शन के हम इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो हमने लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन आर एज फॉलो। पौधा संरक्षण के जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो निम्न है। पहला है टू इनहेंस द क्रॉप प्रोडक्शन। हम पौध संरक्षण करते हैं फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए। आपको सभी को मालूम है हमारे जो क्रॉप्स होते हैं कई बार उनमें हार्मफुल इंसेक्ट लग जाते हैं और उससे हमारी क्रॉप की जो यील्ड होती है, फसल उत्पादन जो होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है या फिर हम कह सकते हैं बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो पहला पॉइंट यही आएगा कि टू इनहेंस द क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब हम पौध संरक्षण करते हैं फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए। सेकंड पॉइंट की ओर देखते हैं, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो पौध संरक्षण को यदि हम अपनाते हैं तो इससे किसानों की आर्थिक दशा में सुधार आता है। तो दूसरा पॉइंट होगा कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, आपको सभी को पता है हमारे किसान जो होते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते हैं, वो खेत पर फसलें लगाते हैं और कई बार विभिन्न प्रकार के रोग या फिर जो कीट होते हैं उन फसलों के ऊपर अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं और उनको कंट्रोल करने में हमारे जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उनको काफी खर्चा
खर्चा करना पड़ता है। तो यदि हम प्लांट प्रोटेक्शन एक व्यवस्थित ढंग से करें तो हम कह सकते हैं कि जो कृषि की लागत है उसमें कमी होगी और उससे हमारे फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें भी सुधार आएगा और फसल उत्पादन में भी वृद्धि होगी। थर्ड पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट बोलता है टू मेंटेन द हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ प्लांट। भाई हम प्लांट प्रोटेक्शन करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो प्लांट है उनकी पॉपुलेशन जो है, उनकी जो संतति है वो कैसी रहे, हेल्दी रहे। हेल्दी का मतलब यहाँ पर यह है कि उसमें किसी प्रकार की कोई डिसीज ना हो, किसी प्रकार का कोई उसमें इंसेक्ट ना लगे और इसके साथ साथ वो वीड से भी बिल्कुल फ्री रहे। तो यदि हमको हेल्दी प्लांट चाहिए, हेल्दी प्रोडक्शन चाहिए तो हमको प्लांट प्रोटेक्शन अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं टू मेक अवर कंट्री सेल्फ डिपेंडेंस इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हमारे राष्ट्र को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हम प्लांट प्रोटेक्शन करते हैं। यदि हम प्लांट प्रोटेक्शन करेंगे तो उससे हमको अधिक फसल उत्पादन प्राप्त होगा और जब अधिक फसल उत्पादन प्राप्त होगा तो हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी इंप्रूवमेंट होगी। तो हम कह सकते हैं हमारे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम प्लांट प्रोटेक्शन करते हैं। आपको यह आंसर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन हमने करा था व्हाट इज प्लांट प्रोटेक्शन, तो हम कह सकते हैं फसलों को हानिकारक कीटों से, रोगों से एवं खरपतवारों से बचाना ही प्लांट प्रोटेक्शन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, जिसमें हमने पढ़ा कि हम प्लांट प्रोटेक्शन क्यों करते हैं या क्या इसके महत्व है। तो पहला महत्व है टू एनहेंस द क्रॉप प्रोडक्शन, इससे हमारे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा जो इसका महत्व आया हमारा वो आया टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। और थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन द हेल्दी पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब पौधों को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें प्लांट प्रोटेक्शन करना पड़ता है। इसके साथ में टू मेक द कंट्री सेल्फ डिपेंडेंस इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हमारे राष्ट्र को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हम लोग प्लांट प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैं आपकी स्लाइड चेंज कर देता हूं पीछे स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक्चुअली इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन में सभी के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और हम ज्यादातर इसमें डिस्कस करेंगे वीड्स पर। वीड्स मतलब क्या होता है? तो वीड्स मतलब होता है खरपतवार। व्हाट इज वीड्स? तो वीड्स क्या है? तो वीड्स हम कह सकते हैं ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो हमारी इच्छा के बिना किसी स्थान पर उग जाते हैं जहां पर उनको उगना नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? खरपतवार या वीड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान सकते हैं कि कोई गेहूं का पौधा है, गेहूं का खेत है और गेहूं के खेत में मान लीजिए कोई चने का पौधा उगाया। अब यहां पर चने के पौधे को उगना नहीं था तो ये चने का पौधा जो है गेहूं के खेत में, ये क्या माना जाएगा? वीड या खरपतवार माना जाएगा। तो वीड की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपकी लिखा रही है। तो वीड की डेफिनेशन है वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो आउट ऑफ देयर प्रॉपर प्लेस। वीड्स ऐसे अवांछित पौधे होते हैं, खरपतवार ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो अनुचित स्थान पर उग जाते हैं, उनको ही हम खरपतवार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम खरपतवारों के। तो खरपतवार के एग्जाम्पल होंगे पार्थेनियम, पार्थेनियम मतलब गाजर घास। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल है फेलेरिस माइनर। गेहूं की यदि मैं बात करूं तो गेहूं में खरपतवार या एक वीड होता है जिसको हम फेलेरिस माइनर कहते हैं और ये दिखने में एज इट इज सेम टू सेम गेहूं के समान होता है, इसलिए इसको गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा भी कहा जाता है या फिर इसे नकलची खरपतवार भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये छोटी अवस्था में होता है तो गेहूं के पौधे में और फेलेरिस माइनर के पौधे में हम लोग देखकर अंतर नहीं बता सकते। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट खरपतवार है फेलेरिस माइनर गेहूं का। इसके बाद में वाइल्ड कैरेट मतलब जंगली गाजर। तो ये हमने वीट की डेफिनेशन देखी और कुछ वीट के हमने 2-4 एग्जांपल्स देखे। तो वीट क्या होते हैं, खरपतवार क्या होते हैं? ऐसे अवांछित पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं, हमारी इच्छा के बिना उग जाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स। जो खरपतवार होते हैं उनकी कोई 2 विशेषताएं बताइए कि भाई ये जो वीड्स होते हैं इनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है जो इनको हमारे जो मेजर क्रॉप्स है, जो कल्टीवेबल क्रॉप्स है, जो उगाने योग्य क्रॉप्स है, उनसे इन्हें अलग करती है। तो कौन कौन सी इनके अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं? तो पहली विशेषता है वीड्स कैन टॉलरेट एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन, अर्थात जो खरपतवार होते हैं वो प्रतिकूल जलवायु को सहन कर सकते हैं। आपको सभी को पता है कि हमारे जो क्रॉप होते हैं वो निश्चित जलवायु में ग्रो करते हैं। जैसे वीट की हम बात करें, गेहूं की बात करें तो उसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। हम पेडी या धान की बात करें तो उसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट या फिर हम कह सकते हैं कि गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। लेकिन जो वीड होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। क्यों होते हैं?
होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की जलवायु में आसानी से उसको टॉलरेट कर सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दे आर कॉम्पिटिटिव इन एग्रेसिव इन नेचर। और यदि हम खरपतवारों की बात करें तो ये नेचर में या प्रकृति में कैसे होते हैं, प्रतिस्पर्धी होते हैं। ये प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। किनके साथ में कंपटीशन करते हैं, हमारे क्रॉप्स के साथ में या फसलों के साथ में ये प्रतिस्पर्धा करते हैं। काय के लिए करते हैं, तो ये सॉइल के लिए करते हैं। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी फसलों को मिलना चाहिए, उन न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं, वीड्स कर लेते हैं। तो हम वीड्स के बारे में कह सकते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव होते हैं नेचर में, इसके साथ साथ एग्रेसिव होते हैं, मतलब उग्र होते हैं, हमारी फसलों को ये नुकसान पहुंचाते हैं उनके साथ में कंपटीशन करने के लिए। और ये कंपटीशन अलग अलग चीजों के लिए करते हैं। जैसे हम सॉइल की बात करें तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करते हैं। फिर हम यदि इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर ये लाइट के लिए कंपटीशन करते हैं, वाटर के लिए भी कंपटीशन करते हैं। तो जो वीड्स होते हैं वो हमारी मेजर क्रॉप्स के साथ में कंपटीशन करते हैं, और जो चीज हमारे मेजर क्रॉप्स को मिलना चाहिए थी, हमारी फसलों को मिलना चाहिए थी, उन चीज का एब्जॉर्प्शन जो है ये वीड्स कर लेते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी फसलों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड पॉइंट है इजिली प्रोपगेट एंड डीप रूट सिस्टम। यदि हम वीड्स की बात करें तो इनकी एक और विशेषता ये है कि ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। आपको मालूम है सभी को कि फसलों को जब हम लगाते हैं तो हमको एक मेथड के अनुसार उनको बोना पड़ता है और उसके बाद में ही फसलें जो होती हैं वो ग्रो होती है। लेकिन खरपतवार को कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको ग्रो नहीं करता है, उसको उगाता नहीं है, ये ऑटोमेटिक उग जाते हैं। मतलब इनका प्रसारण आसानी से होता है और इसके साथ साथ इनकी जो जड़ें हैं वो गहरी जाती है। तो हम कह सकते हैं आसानी से इनका प्रसारण होता है और इनकी जड़ें जो हैं वो गहरी जाती हैं। यहाँ पे प्रोपगेट का मतलब होता है अपनी पॉपुलेशन में वृद्धि करना, 1 से 2, 2 से 4 एटसेट्रा। तो खरपतवार जो होते हैं वो आसानी से प्रसारण करते हैं और इनकी जड़ें जो हैं वो गहरी जाती है। और जब जड़ें गहरी जाती है इनकी, तो सोइल के नीचे से, मतलब हम कह सकते हैं डीप सोइल से भी ये न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और हमारे खेत में न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है। तो हम फिर से देख लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स आर एज फॉलो। हमारे खरपतवार जो हैं उनकी विशेषताएं निम्न हैं। पहली इनकी विशेषता है वीड्स कैन टॉलरेट एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन। खरपतवार प्रतिकूल जलवायु को सहन कर सकते हैं। दूसरी इनकी विशेषता है दे आर कॉम्पिटिटिव एंड एग्रेसिव इन नेचर। जो खरपतवार होते हैं वो प्रकृति में प्रतिस्पर्धी होते हैं, इसके साथ साथ वो उग्र भी होते हैं। इजिली प्रोपेगेट एंड डीप रूट सिस्टम। इनका प्रसारण बहुत ही आसानी से होता है और इनमें गहरा जड़ तंत्र पाया जाता है। तो यह आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ वीड्स। खरपतवारों के कोई 4 लाभ बताइए। अब ऐसा नहीं होता है कि हर खरपतवार हर समय हमें नुकसान ही पहुंचाता हो, कुछ खरपतवारों से हमें फायदे भी मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं वीड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ तो बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ वीड्स जो होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हार्मफुल होते हैं। तो खरपतवारों के कुछ हम एडवांटेजेस देखते हैं कि भाई बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं वीड्स के। तो इनके बेनिफिट्स देखते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ वीड्स आर एज फॉलो। खरपतवारों के फायदे निम्न हैं। पहला है सम वीड्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब यह है कि कुछ खरपतवारों में औषधि गुण होते हैं, मतलब इनका उपयोग दवाइयों को बनाने में या औषधियों को बनाने में किया जाता है। सेकंड पॉइंट है टू चेक द सोइल इरोजन। खरपतवार जो होते हैं वो मृदा के कटाव को रोकते हैं। आपको सभी को मालूम है कि मृदा का कटाव होता है या तो वायु से हो सकता है या जल से होता है, और खरपतवारों की जो जड़ें हैं वो गहरी जाती है तो वो मृदा को बांध कर रखते हैं, सोइल पार्टिकल को वो बाइंड करके रखते हैं और इससे मृदा के कटाव में कमी आती है। तो पहला इनका एडवांटेज ये था, पहला एडवांटेज था कि कुछ खरपतवारों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज या औषधि गुण होते हैं। दूसरा एडवांटेज था कि यह मृदा कटाव को रोकते हैं। थर्ड देखते हैं सम वीड्स आर यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। इनमें से कुछ खरपतवारों का प्रयोग हम हरी खाद वाली फसलों के रूप में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंजी। तो यहाँ पे हम बात करें कुछ खरपतवारों का प्रयोग हम हरी खाद वाली फसलों के रूप में कर सकते हैं। हरी खाद वाली फसलें क्या होती हैं? तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको हम उनकी हरी अवस्था में ही यदि खेत में दबा देते हैं तो उससे हमारी सोइल को या हमारे खेत को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं उनके सड़ने के बाद में, और उन फसलों को हम हरी खाद वाली फसलें कहते हैं। तो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनमें हरी खाद के गुण मौजूद होते हैं और ये फसलों को, हमारे जो खेत होता है उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो
ये कुछ खरपतवारों के हमने बेनिफिट्स देखे। आगे देखते हैं, सम वीड्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। इनमें से कुछ खरपतवारों का प्रयोग हम सब्जियों के रूप में भी कर सकते हैं, मतलब उनकी सब्जी बनाकर भी हम उनका सेवन कर सकते हैं। जैसे बथुआ, बथुए की भाजी बनती है और इसका साइंटिफिक नेम है चिनोपोडियम। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है चोलाई। तो ये हमने देखे वीड्स के बेनिफिट्स। तो फिर से देख लेते हैं वीड्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला बेनिफिट है सम वीड्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। कुछ खरपतवारों में औषधीय गुण होते हैं। टू चेक द सोइल इरोजन, ये मृदा कटाव को रोकते हैं। सम वीड्स आर यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। कुछ खरपतवारों का प्रयोग हम हरी खाद वाली फसलों के रूप में भी करते हैं। सम वीड्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। कुछ खरपतवारों का प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं, जैसे बथुआ, चोलाई इत्यादि। तो हमने देखा खरपतवार जो हैं वो क्या होते हैं। तो वीड्स की हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद में हमने देखी वीड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद में हमने कुछ बेनिफिट्स देखे वीड्स के। कुछ खरपतवार जो होते हैं, कुछ वीड्स होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और उनके क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अब लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। तो अभी हमने बेनिफिट्स देखे हैं, अब इनके हम हार्मफुल इफेक्ट देखेंगे या डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो क्वेश्चन को मैं आपके सामने रीड करता हूं। राइट एनी 4 लॉसेस कॉज्ड बाय वीड्स। खरपतवारों से होने वाले कोई 4 जो हानिकारक प्रभाव है वो बताइए। तो खरपतवारों से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आंसर में हम लोग लिखते हैं कि फॉलोइंग लॉसेस आर कॉज्ड बाय वीड्स। खरपतवारों से निम्न प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1, वीड्स कॉम्पीट विद क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स, सॉइल, लाइट एंड मॉइस्चर एंड स्पेस। खरपतवार हमारी फसलों के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं और ये प्रतिस्पर्धा इन चीजों के लिए हो सकती है। जैसे कुछ खरपतवार ज्यादा गिगांटिक होते हैं, नेचर में बड़े होते हैं, ज्यादा उनका जो बॉडी होती है वो काफी बढ़ जाती है, प्लांट की हाइट बढ़ जाती है और वो सूर्य का प्रकाश हमारी फसलों तक, छोटी फसलों तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइट के लिए कंपटीशन करते हैं। कुछ खरपतवार जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉइल के ऊपर फैल जाते हैं और उनकी जो जड़ें होती है वो भी बहुत ज्यादा सॉइल में फैल जाती है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट को लेना होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स वीड्स ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं ये न्यूट्रिएंट्स के लिए भी कंपटीशन करते हैं। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो स्पेस के लिए, यानी कि जगह के लिए भी ये कंपटीशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखते हैं कि खरपतवार हमारी फसलों के साथ में जगह के लिए, धूप के लिए, नमी के लिए, प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सेकंड पॉइंट है रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी। दूसरा इनसे हमें लॉस क्या मिलता है, जो हमारी फसलें होती हैं उनकी उपज कम हो जाती है और उनकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि फसलों की उपज एवं गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो खरपतवारों का दूसरा नुकसान ये है कि हमारी फसलों की गुणवत्ता एवं उपज में कमी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। खरपतवार यदि हमारे खेतों में ज्यादा होंगे तो इससे हमारे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, यानी कि फसलों की लागत जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। जब खरपतवार बढ़ेंगे तो उससे हमारी फसलों को नुकसान होगा और जब फसलों को नुकसान होगा तो एक तरफ तो उससे उत्पादन कम हो जाएगा, दूसरी तरफ हम देखेंगे उन खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए, उन चारों को, घासों को कंट्रोल करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करेंगे या हर्बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे और उसको हर्बिसाइड को खरीदने में ज्यादा पैसा लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ हमारी यील्ड भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, पढ़ लिया था ये। नेक्स्ट है इट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। कुछ खरपतवारों का यदि मनुष्य या कोई पशु जो है सेवन कर लेता है तो उनसे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं ये हमारे स्वास्थ्य पर एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो हमने देखे थे नुकसान खरपतवारों से होने वाले। तो खरपतवारों से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान था खरपतवार हमारी फसलों के साथ में प्रकाश के लिए, नमी के लिए, मृदा के लिए और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। दूसरा नुकसान है इनसे हमारे फसलों की उपज एवं गुणवत्ता में कमी आती है। तीसरा नुकसान है इससे फसलों की लागत में वृद्धि होती है और चौथा नुकसान है इससे मनुष्य एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे खरपतवारों का क्लासिफिकेशन पूछा गया है। जो वीड्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया है कि वीड्स को हम कितनी कितनी क्लासेस में बांट सकते हैं या कौन कौन सी क्लासेस में हम वीड्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ लीफ मार्फोलॉजी, पत्ती की आकारिकी के आधार पे या बीजपत्र के आधार पे। तो वीड्स की यदि हम बात करें तो जो वीड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं और इसी आधार पे उनको हमने अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है। जैसे कुछ वीड्स की हम बात करें तो उनकी पत्तियां अलग प्रकार की होती है, कुछ वीड्स की पत्तियां अलग प्रकार की होती है। इसी प्रकार से हम सीड कोटिलेडोन की बात करें या बीजपत्र की बात करें तो कुछ खरपतवारों के बीज अलग प्रकार के होते हैं जबकि कुछ खरपतवारों के बीज अलग प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से इनका रूट सिस्टम भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो हम यदि लीफ मार्फोलॉजी या पत्तियों की आकारिकी एवं सीड कोटिलेडोन या फिर हम कह सकते हैं बीजपत्र के आधार पर खरपतवारों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। पहले हम बोलते हैं मोनोकोटिलेडोन या फिर नैरो लीफ वीड्स, इन्हीं को हम कहते हैं एक बीजपत्री या सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार। इनमें जो होता है, जो बीजपत्र होता है वो एक ही बीजपत्र पाया जाता है और ये दो पार्ट्स में, बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता है, मतलब इनकी दाल नहीं बन सकती है और इनमें सक्रिय पत्ती पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम इनकी जड़ों की बात करें तो इनमें अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पाया जाता है। जबकि दूसरी ओर हम यदि खरपतवार को देखें तो हमारे सामने आते हैं डाइकोटिलीडोन या फिर हम कह सकते हैं ब्रॉडलीव्ड वीव्स, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार या फिर द्विबीजपत्री खरपतवार। इनके बीजों को यदि हम देखें तो वो बराबर दो भागों में टूट जाते हैं, मतलब उनकी दाल बन जाती है। और दूसरी तरफ हम देखें तो इनमें गहरा जड़तंत्र पाया जाता है, इनकी जड़ें गहरी पाई जाती है और इसके साथ साथ इनकी पत्तियां जो होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है। तो दो प्रकार से हमने खरपतवारों को बांटा है, देख लेते हैं। पहला था मोनोकोटिलीडोन और दूसरा था डाइकोटिलीडोन। मोनोकोटिलीडोन जो होते हैं इनकी पत्तियां सक्रिय होती है, नैरो लीफ होती है। डाइकोटिलीडोन जो होते हैं इनकी पत्तियां जो होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो मोनोकोटिलीडोन जो होते हैं उनमें फाइब्रस रूट सिस्टम या अपस्थानिक जड़तंत्र पाया जाता है, जबकि डाइकोटिलीडोन वाले जो वीड्स होते हैं उनके अंदर गहरा जड़तंत्र पाया जाता है। तो इसमें आपकी स्लाइड में क्या लिखा रहा है एक बार मैं रीड कर देता हूं। मोनोकोट और नैरोलीफ वीड्स अर्थात एक बीजपत्री या सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार, दे हैव सिंगल कोटिलीडोन इन सीड्स एंड यूजुअली नैरो वीव्स। इनके जो बीज होते हैं उसमें एक बीजपत्र पाया जाता है और इसके साथ साथ इनकी पत्तियां जो है वो सक्रिय होती है। वीड्स ऑफ ग्रैमिनी एंड साइप्रेसी फैमिली कम अंडर दिस ग्रुप। ग्रैमिनी कुल के और साइप्रेसी कुल के खरपतवार इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है मोथा, हिरनखुरी, कांस और दूब घास। तो ये मोनोकोट खत्म होगा तो मोनोकोट हम किसे कहेंगे, ऐसे खरपतवार जिनमें एक बीजपत्र पाया जाता है एवं इनमें सक्रिय पत्तियां पाई जाती है, इनको मोनोकोट या नैरोलीव्ड वीड्स हम कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा मोथा, दूबग्रास और इसके साथ साथ हिरनखुरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइकोटिलीडोन की या फिर ब्रॉडलीव्ड वीड की। तो ये हमारी स्क्रीन पे आते हैं डाइकोटिलीडोन या फिर ब्रॉडलीव्ड वीड्स, मतलब द्विबीजपत्री खरपतवार या फिर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। दे हैव डाइकोटिलीडोन इन सीड्स एंड स्प्लिट्स इन टू पार्ट्स, यूजुअली ब्रॉडलीव्ड। इन खरपतवारों के बीजों में दो बीजपत्र होते हैं। इसके साथ साथ इनका बीजपत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है और इनमें चौड़ी पत्तियां पाई जाती है। वीड्स ऑफ लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली कम अंडर दिस ग्रुप। इस ग्रुप के अंतर्गत, इस समूह के अंतर्गत सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी कुल के खरपतवार आते हैं। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी स्लाइड में पीछे गलत टाइप हो चुके हैं तो उनको आप करेक्ट कर लेना। उनमें कर लेना बथुआ और दूसरा आ जाएगा आपका चौलाई। तो इसको आप पीछे करेक्ट कर लेना, स्लाइड में गलत एग्जाम्पल थोड़े से टाइप हो गए, मिस्टेक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आपको मोनोकोट और डाइकोट समझ में आ गए होंगे। मोनोकोट ऐसे खरपतवार होते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र पाया जाता है, जबकि डाइकोट ऐसे खरपतवार होते हैं जिनके बीज में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। मोनोकोटिलीडोन की जो पत्तियां होती है वो सक्रिय होती हैं, डाइकोट की जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं। तो ये दो डिफरेंस भी इनके अंतर्गत हो गए।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। खरपतवारों का वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पर कीजिए। तो लाइफ साइकिल के आधार पर हमें जो वीड्स है उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल के आधार पर प्लांट्स को देखते हैं। तो प्लांट्स लाइफ साइकिल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो प्लांट्स होते हैं वो लाइफ साइकिल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहले एनुअल प्लांट्स, दूसरे बाइनियल प्लांट्स और तीसरे पेरेनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स किसे कहते हैं? ऐसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन या एक साल में कंप्लीट कर लेते हैं उनको हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं। बाइनियल प्लांट्स किसे कहते हैं? ऐसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल 2 सीजन या 2 सालों में कंप्लीट कर लेते हैं उनको हम बाइनियल प्लांट्स कहते हैं। और पेरेनियल प्लांट्स हम किसे कहते हैं? तो ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल कई वर्षों में कंप्लीट करते हैं, मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से अधिक वर्षों में कंप्लीट करते हैं, उनको हम पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं। अब लाइफ साइकिल की हम बात करें तो लाइफ साइकिल की अलग अलग स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में प्लांट जो होता है वो जर्मिनेशन करने के बाद में वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, मतलब वानस्पतिक वृद्धि करता है। और दूसरी स्टेज की यदि हम बात करें तो उसमें प्लांट जो है वो सीड प्रोडक्शन करता है, बीज उत्पादन करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ वो करता है। तो प्लांट में दोनों ही चीजें कभी एक साथ नहीं होती है। पहले वो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, जब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में वो सीड प्रोडक्शन करता है। तो जो एनुअल प्लांट होते हैं उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ और सीड प्रोडक्शन दोनों ही एक साल में हो जाता है। बाइनियल प्लांट की हम बात करें तो इनमें एक साल तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जबकि दूसरे साल वो सीड प्रोडक्शन करते हैं। और पेरिनियल प्लांट्स में इन प्रोसीजर्स के लिए कई वर्ष लगते हैं। तो सबसे पहले हम एनुअल वीड्स की बात करते हैं, एनुअल खरपतवारों की बात करते हैं, वार्षिक खरपतवारों की। तो दोज वीड्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 सीजन और 1 ईयर आर नोन एज एनुअल वीड्स। ऐसे खरपतवार जो अपनी लाइफ साइकिल एक साल में या एक सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें हम एनुअल वीड्स या वार्षिक खरपतवार भी कहते हैं। दे यूजुअली रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, और इन खरपतवारों का जो प्रसारण या प्रजनन जो होता है वो बीजों के द्वारा ही होता है, मतलब इनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वानस्पतिक प्रसारण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। जो हमारे एनुअल वीड्स है उनको फिर से हम 2 ग्रुप्स में विभाजित कर देते हैं। पहला आता है खरीफ वीड्स, मतलब ऐसे खरपतवार जो खरीफ सीजन में अपनी ग्रोथ करते हैं या खरीफ में उत्पन्न होते हैं उनको हम खरीफ वीड्स कहते हैं। और ऐसे खरपतवार जो रबी सीजन में अपनी ग्रोथ करते हैं या रबी में हमें दिखाई देते हैं उनको हम रबी वीड्स कहते हैं। तो आपको एनुअल वीड्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे है आपका बाइनियल वीड्स या द्विवर्षीय खरपतवार। दोज वीड्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन और 2 ईयर आर नोन एज बाइनियल वीड्स। ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 सालों में या 2 मौसम में कंप्लीट करते हैं उनको हम बाइनियल वीड्स कहते हैं। इन द फर्स्ट सीजन दे कंप्लीट देयर वेजिटेटिव ग्रोथ। पहले सीजन में या पहले मौसम में ये अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, जबकि दूसरे सीजन या दूसरे मौसम में ये बीजों का उत्पादन करते हैं। तो फिर से देख लेते हैं, बाइनियल वीड्स हम किसे कहते हैं? ऐसे खरपतवार जो अपनी लाइफ साइकिल 2 वर्षों में कंप्लीट करते हैं उनको हम बाइनियल वीड्स कहते हैं। पहले वर्ष या पहले मौसम में तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ या वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, जबकि दूसरे मौसम या दूसरे सीजन में ये बीज उत्पादन करते हैं। एग्जाम्पल है इसका वाइल्ड कैरट, वाइल्ड कैबेज एंड वाइल्ड ओनियन, जंगली गाजर, जंगली गोभी और जंगली प्याजी। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए बाइनियल वीड्स के। अब हम लोग मूव करते हैं पेरेनियल वीड्स पर, या उनको हम कहेंगे बहुवर्षीय खरपतवार। तो पेरेनियल वीड्स में आते हैं, दोज वीड्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन 2 सीजन। ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों से अधिक वर्षों में कंप्लीट करते हैं उनको हम बहुवर्षीय खरपतवार कहते हैं। दे आर कैपेबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस प्रकार के खरपतवार वानस्पतिक प्रसारण के योग्य होते हैं। वानस्पतिक प्रसारण का मतलब क्या होता है? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि जब कोई पौधा बीज के अलावा किसी और पार्ट से लग जाता है, वो या तो रूट्स की कटिंग से लग सकता है या स्टेम से लग सकता है या फिर लीव्स से लग सकता है, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो पेरेनियल वीड्स किसे कहते हैं? ऐसे वीड्स जो अपनी लाइफ साइकिल बहुत वर्षों में कंप्लीट करते हैं उनको हम पेरेनियल वीड्स कहते हैं। और इस प्रकार के वीड्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पार्थेनियम, साइप्रस, इसके साथ में वाटर हाइनीथ और दूब ग्रास। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगली स्लाइड की ओर। आपको ये समझ में आ गया होगा।
अगली स्लाइड पर हमारा क्वेश्चन है, राइट द कॉमन नेम एंड बॉटनिकल नेम ऑफ एनी 4 खरीफ वीड्स। मैंने आपको बताया था कि जो एनुअल वीड्स हैं उनको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, एक तो खरीफ के वीड्स और दूसरे रबी के वीड्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि खरीफ ऋतु के कोई 4 खरपतवारों के सामान्य नाम एवं वानस्पतिक नाम लिखिए। तो खरीफ के हमें खरपतवार बताना है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जैसे वो आपसे सोयाबीन के खरपतवारों के नाम पूछ सकता है, धान के खरपतवारों की सूची पूछ सकता है, इसी के साथ में और अन्य फसलें जो खरीफ ऋतु में लगाई जाती है, खरीफ सीजन में लगाई जाती है, उनकी भी सूची पूछ सकता है आपसे। तो आपको उन सब में आंसर यही देना है। तो इसमें अपन ने लिखा है लिस्ट ऑफ खरीफ क्रॉप्स, खरीफ वीड्स, खरीफ ऋतु के खरपतवारों की सूची। अब ये कौन कौन सी फसलों से संबंधित है वो भी मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। तो एसोसिएटेड क्रॉप्स या संबंधित फसलें, धान के खरपतवार यदि आपसे पूछते हैं तो आपको यही आंसर देना है। इसी प्रकार से सोयाबीन के खरपतवार पूछे जाते हैं तो भी यही आंसर देना है। ग्राउंडनट मूंगफली, ग्रीन ग्राम मूंग, ब्लैक ग्राम उड़द और इसके साथ साथ पिजन पी या अरहर के खरपतवार भी आपसे पूछे तो आंसर आपका यही आएगा। तो खरपतवारों के नाम हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है हजारदाना, इसका बॉटनिकल नेम है फाइलेंथस नूरिरी। दूसरा है मकोय, इसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम नाइग्रम। इसके बाद में आएगा वाइल्ड पेडी, इसका बॉटनिकल नेम है जिजानिया पोलिस्ट्रिस। फिर आएगा सवा और इसका बॉटनिकल नेम है इकाइनोक्लोआ कोलेनम। इसके बाद में मोथा, साइप्रस रोटेंडस। तो ये कुछ आपकी लिस्ट आ चुकी है खरपतवारों की कॉमन नेम की और बॉटनिकल नेम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जिस प्रकार से हमको खरीफ सीजन के उसने वीड्स पूछे हैं एग्जामिनर ने, उसी प्रकार से एग्जामिनर हमसे रबी सीजन के वीड्स के बारे में भी पूछ सकता है। और इसी को दूसरे प्रकार से वो कैसे पूछ सकता है, तो रबी सीजन में जो क्रॉप्स लगाई जाती है जैसे गेहूं, चना, मस्टर्ड, तो इनके खरपतवारों के नाम भी हमसे पूछ सकता है। तो किसी भी नाम से वो पूछे आंसर यही आएगा। तो देखते हैं, राइट द कॉमन नेम एंड बॉटनिकल नेम ऑफ एनी 4 रबी वीड्स। रबी ऋतु के खरपतवारों के सामान्य नाम एवं वानस्पतिक नाम लिखिए। राइट एनी 4 वीड्स ऑफ वीट। गेहूं की फसल के कोई 4 खरपतवारों के नाम लिखिए। तो गेहूं की फसल के या फिर चने की फसल के, मटर की फसल के, आलू की फसल के, सरसों की फसल के, बरसीम की फसल के या अलसी की फसल के, कोई भी रबी सीजन की क्रॉप आती है तो उसमें इस आंसर को हम लिख सकते हैं। तो पहला आता है बथुआ, इसका साइंटिफिक नेम है चिनोपोडियम एल्बम। नेक्स्ट आता है हिरनखुरी, इसका साइंटिफिक नेम है कॉन्वनवुलस आर्वेंसिस। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेंजी, इसका बॉटनिकल नेम है मेलिलोटस इंडिका। नेक्स्ट है काशनी, सिकोरियम एंटाइबस। इसके बाद में नेक्स्ट है दूबग्रास साइनोडोन डेक्टिलोन। तो ये हमारे रबी सीजन के जो वीड्स हैं वो इसमें आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि टर्मिनोलॉजी से पूछा गया है, हम कह सकते हैं कि शब्दावली से पूछा गया है और इसमें अलग अलग प्रकार के खरपतवारों की हमें डेफिनेशन बताना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका रिलेटिव वीड की डेफिनेशन। रिलेटिव वीड हम किसे कहते हैं? तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट ऑफ अनदर क्रॉप इन एनी अदर कल्टिवेटेड क्रॉप फील्ड आर नोन एज रिलेटिव वीड। ऐसे खरपतवार हम कह सकते हैं, रिलेटिव वीड से आशय उन खरपतवारों से है, मान लीजिए किसी एक फसल में कोई दूसरी फसल का पौधा उग जाता है तो उसे हम रिलेटिव वीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मानिए कि आपका खेत तो गेहूं का है और उसमें कोई 1 या 2 पौधे चने के उग गए हैं, तो ये जो चने का पौधा होगा गेहूं के खेत में ये क्या कहलाएगा? तो ये संबंधित खरपतवार या रिलेटिव वीड कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक फसल में किसी दूसरी फसल के पौधे का उग आना संबंधित खरपतवार या रिलेटिव वीड कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ग्रोइंग ऑफ प्लांट ऑफ बार्ले एंड ग्राम इन व्हीट फील्ड। गेहूं के खेत में चने और जौ के पौधे का उगना। तो ये हो गया हमारा संबंधित खरपतवार। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आता है रोग्य वीड। रोग्य वीड का मतलब क्या होता है? तो हम कह सकते हैं किसी एक फसल में उसी फसल की कोई दूसरी किस्म के पौधे के उगाने को हम क्या कहते हैं? रोग्य वीड कहते हैं। अब इससे हमें क्या नुकसान है ये थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा डीप क्वेश्चन है। तो इससे नुकसान ये है कि जब भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो क्रॉप्स जो होते हैं उनकी हर वेराइटीज की अलग अलग क्वालिटीज होती है। जैसे हम गेहूं की बात करें तो गेहूं कई प्रकार का आता है, कुछ ड्यूरम वीड आता है, कुछ हमारा जो है टिटिकम एस्टिवम जो कॉमन ब्रेड वीट है वो आता है। अलग अलग इनके उपयोग होते हैं। जैसे कुछ गेहूं के आटे की तो हम सूजी, सिवैयां या मैदा बनाते हैं। किसी आटे जो होता है वो चपाती के लिए अच्छा माना जाता है, रोटी के लिए अच्छा माना जाता है। तो क्या होता है कि जब
जब एक हम किसी वैरायटी का सीड लगा रहे हैं, मान लीजिए हमने रोटी वाला गेहूं लगाया है और उसमें 2-4 दाने मान लीजिए आपके मैदे वाले गेहूं के आ गए, तो वो सीड प्रोडक्शन को इन्फेक्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे सीड की जो अनुवांशिक शुद्धता होती है, जेनेटिक प्योरिटी होती है, उसको वो खराब करता है और उससे सीड की क्वालिटी जो होती है, प्योरिटी जो होती है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हम ध्यान रखते हैं कि हम जो भी सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल प्योर हो, शुद्ध हो, उसमें किसी दूसरी किस्म का बीज ना मिला हो। इससे क्या होगा कि उनके बीच में क्रॉस पोलिनेशन होगा और जब क्रॉस पोलिनेशन होगा तो उन दोनों के कैरेक्टर्स जो होंगे वो मिसमैच हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। रॉगी वीड्स किसे कहते हैं? किसी फसल की एक किस्म का उसी फसल के खेत में कोई दूसरी किस्म का पौधा उग जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? रॉगी वीड कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। ग्रोइंग ऑफ प्लांट ऑफ अनदर वेराइटी ऑफ सेम क्रॉप इन एनी कल्टिवेटेड क्रॉप फील्ड आर नोन एज रिलेटिव वीड। किसी फसल की किस्म में उसी फसल का दूसरा पौधा उग आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? रॉगी वीड कहते हैं। इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे रिलेटिव लिखा गया है गलती से, तो इसको रोग्य कर लेना, तो उसको हम रॉगी वीड कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा ग्रोविंग ऑफ प्लांट ऑफ JS 335 इन JS 9560 ऑफ वेराइटी ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन की JS 335 किस्म में सोयाबीन की JS 9560 किस्म के पौधे का उगना जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा? रॉगी वीड का होगा। तो इसको थोड़ा सा आप डेफिनेशन में करेक्ट कर लेना, आएगा आर नोन एज रॉगी वीड। तो आपको रॉगी वीड और रिलेटिव वीड समझ में आ गए होंगे। रिलेटिव वीड में क्या होता है? एक फसल में दूसरी फसल का पौधा उगता है, जबकि रॉगी वीड में क्या होता है? एक फसल की किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उगता है, उसको हम क्या कहते हैं? रॉगी वीड कहते हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। अगली है मिमिक्री वीड। मिमिक्री वीड का मतलब क्या होता है? इसी को हम कहते हैं नकलची खरपतवार। तो इसमें क्या होता है? जो खरपतवार होता है वो सेम टू सेम दिखने में मुख्य फसल की तरह होता है और जब ये छोटे होते हैं तो हम आसानी से इनकी पहचान नहीं कर पाते हैं कि भाई ये हमारी मेन क्रॉप है या खरपतवार है। तो इसी को हम मिमिक्री वीड्स कहते हैं या नकलची खरपतवार कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गेहूं के खेत में फेलेरिस माइनर या फिर गेहूं के मामा का होना। फेलेरिस माइनर जो होता है दिखने में मार्फोलॉजिकली यदि हम बात करें, आकारिकी रूप से देखें तो वो सेम टू सेम गेहूं के समान दिखाई देता है और जब छोटी अवस्था में होता है तो हम उसके बीच में अंतर नहीं कर सकते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? मिमिक्री वीड या नकलची खरपतवार भी कहते हैं। तो दोज वीड्स विच शो सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ सोल क्रॉप दे आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई आर टर्म एज मिमिक्री वीड। ऐसे खरपतवार जो आकारिकी रूप से मुख्य फसल के समान होते हैं और इनको पहचानने में डिफिकल्टी उत्पन्न होती है, इनको हम मिमिक्री वीड्स या नकलची खरपतवार भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेलेरिस माइनर गेहूं का मामा इज अ मिमिक्री वीड ऑफ वीट। फेलेरिस माइनर गेहूं के खेत में उसका नकलची खरपतवार है। इसके अन्य नाम भी हमें याद रखना है। इसके अन्य नाम है आपके कौन कौन से? तो फेलेरिस माइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। अन्य नाम की हम बात करें तो गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, हर्बेशियस वीड्स या साकीय खरपतवार। ऐसे खरपतवार जिनका तना मुलायम एवं हरा होता है उनको साकीय खरपतवार या हर्बेशियस वीड्स भी हम लोग कहते हैं। तो दोज वीड्स विच हैव ग्रीन एंड सकुलेंट स्टीम आर टर्म एज हर्बेशियस वीड्स। ऐसे खरपतवार जिनका तना साकीय, हरा एवं मुलायम होता है साकीय खरपतवार कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिनोपोडियम एल्बम या बथुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुशवीड्स की या झाड़िये खरपतवार की। तो ऐसे खरपतवार जिनका तना सख्त, कठोर या झाड़ीदार होता है उनको हम बुशवीड्स भी कहते हैं। तो दोज वीड्स विच आर हार्ड इन नेचर एंड हैव वुडी बार्क विद हार्ड स्टेम आर नोन एज बुशवीड्स। ऐसे खरपतवार जिनका तना सख्त होता है, इसके साथ साथ उसके ऊपर सख्त लकड़ी जैसी छाल होती है, उसको हम झाड़ीदार खरपतवार भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्जिमोन मैक्सिकाना या सत्यानाशी। पीछे आपको स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रही है, जो येलो कलर का फ्लावर है, वो सत्यानाशी का ही पौधा है और आपने अपने खेत में उसको देख भी रखा होगा। तो इसका एग्जाम्पल है सत्यानाशी। और सत्यानाशी के बारे में आपको मैं एक और चीज बता देता हूं कि इसका जो बीज होता है वो यदि सरसों के साथ में आ जाता है और गलती से उसका तेल निकाल लिया जाए और उसका हम लोग सेवन कर ले तो उससे हमें ड्रॉप्सी रोग भी हो जाता है।
तो ये आपके जो चैप्टर है वो खत्म होने की ओर है। और लास्ट हमारे 2 डेफिनेशंस और बची है इसमें। तो लास्ट डेफिनेशन है हमारी एब्सोल्यूट वीड या निरपेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं। तो ऐसे खरपतवार जो हमेशा हानि पहुंचाते हैं, जिनका कोई लाभ नहीं होता, उनको ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष खरपतवार या एब्सोल्यूट वीड भी कहते हैं। तो दोज वीड्स विच हैव नो इकोनॉमिक वैल्यू, ऐसे खरपतवार जिनकी कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, एंड ऑलवेज हार्मफुल, और हमेशा वो नुकसानदेह होते हैं, आर टर्म एज एब्सोल्यूट वीड्स, उनको ही हम निरपेक्ष या सापेक्ष खरपतवार भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्थेनियम गाजर घास, आपने सभी ने गाजर घास का पौधा देखा होगा। इसका कुछ भी एडवांटेज नहीं है, उल्टा कई लोगों को इससे रिएक्शन भी होता है, तो इसको हम एब्सोल्यूट वीड कहेंगे। और पीछे जो स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई दे रही है वो गाजर घास की दिखाई दे रही है, और आप सभी ने गाजर घास का पौधा भी देखा होगा। नेक्स्ट है सेजिस वीड्स। सेजिस वीड्स किसे कहते हैं, तो ऐसे खरपतवार जिनको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं, जिनका हम वानस्पतिक प्रसारण कर सकते हैं, मतलब बीज के अलावा उनको जड़, तने या फिर पत्ती से हम लगा सकते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, सेजिस वीड्स भी कहते हैं। तो दोज वीड्स विच आर कैपेबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर नोन एज सेजिस वीड्स। ऐसे खरपतवार जो वानस्पतिक प्रसारण के लिए अनुकूल होते हैं सेजिस वीड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूबग्रास, और इसी का बॉटनिकल नेम है साइनोडोन डैक्टिलोन। तो आज का हमारा जो चैप्टर है प्लांट प्रोटेक्शन 1 ये खत्म हो चुका है, और 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। आपकी क्लास 12 एमपी बोर्ड में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। टोटल मैंने आपको 11 या 12 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। थैंक यू।